Hello students, today we are going to study the chapter number 3 of Hornbill. The title is Discovering Tut, the Saga Continues. We will do it in two parts and this is the part 1. So let's start, and before starting let us know something about the writer. Who has written this chapter? A.R. Williams. आप देख रहे हैं, आप यहाँ पर पिक्चर भी देख सकते हैं राइटर की कि वो एक लेडी राइटर हैं. एन विलियम्स और A.R. विलियम्स इज़ अ फॉर्मर सीनियर राइटर फॉर नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन एंड ऑनलाइन न्यूज़. कौन है ये? नेशनल ज्योग्राफिक के राइटर रही हैं ये, और ऑनलाइन न्यूज़ में भी लिखती रही हैं. एक मैगजीन थी उसमें लिखती रही हैं. where she covered the world and all that's in it for almost 3 decades. जहाँ पर उन्होंने 3 decades तक काम किया है और कवर किया है पूरे वर्ल्ड को. शी स्पेशलाइज्ड इन आर्कियोलॉजी में वो स्पेशलाइज करते हैं. आप देख रहे हैं इस चैप्टर के अंदर भी आप देखेंगे आर्कियोलॉजी है. आर्कियोलॉजी होता है कि एग्जामिनेशन होता है, एक्सप्लेनेशन होती है या एनालिसिस होता है डिफरेंट साइड्स ऑफ द वर्ल्ड, और जनरली ये ओल्ड साइट्स होती हैं. राइटिंग फीचर्स, और उन्होंने फीचर्स भी लिखे हैं. दैट टुक हर फ्रॉम इजिप्ट टू अलास्का, और जो उन्हें इजिप्ट से लेकर अलास्का तक गया हुआ. अलास्का आपको पता बहुत ही ठंडा एरिया है, इजिप्ट बहुत ही गर्म एरिया है. तो आप देख सकते हैं कि वो अलग अलग जगह गई हुई हैं. अ मंथली पीस फॉर द एंशिएंट वर्ल्ड सेक्शन ऑफ द मैगजीन एंड न्यू स्टोरीज ऑन द लेटेस्ट आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज. तो इस तरीके से उन्होंने बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल किया है उस मैगजीन में अपनी रिपोर्ट्स डालने के लिए. विलियम्स रिसीव्ड अ BA इन क्लासिकल एंड नियर ईस्टर्न आर्कियोलॉजी फ्रॉम ब्रायन मायर कॉलेज एंड एन MA इन वेस्ट एशियन आर्कियोलॉजी. कि उन्होंने ये डिग्री ली थी, BA लिया था, तो आर्कियोलॉजी में ही उनकी MA थी, विद माइनर्स इन इजिप्टोलॉजी, अकादियन क्यूनिफॉर्म फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो. और छोटी मोटी डिग्रियां भी उन्होंने और इन्हीं से रिलेटेड फील्ड्स में ली हैं. एंड हर हस्बैंड लिव इन सिल्वर स्प्रिंग मैरीलैंड एंड ट्रैवल व्हेनेवर दे गेट द चांस. वो कहाँ पर रहते हैं? मैरीलैंड में रहते हैं. तो इस तरीके से उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है. आप इस चैप्टर के अंदर भी देखेंगे. नाम क्या है? किंग टट के बारे में है. किंग टट कौन थे? किंग टट जो थे वो इजिप्ट के बहुत ही फेमस किंग रहे हैं. फेमस इस सेंस में, हालांकि वो कम एज में मर गए थे, फेमस इस सेंस में है क्योंकि उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा स्टडी किया गया है. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एंड नो समथिंग अबाउट द चैप्टर. Yes, this is the introduction to the chapter. Let's start. It is written about King Tut. He was just a teenager when he died. कि जब किंग टट टीनेजर ही थे जब वो मर गए थे. टीनेजर होता है कम उम्र के थे वो, 18 साल से कम थे. बचपन से आगे टीनेज में आ गए थे, किशोर थे. द लास्ट हेयर ऑफ अ पावरफुल फैमिली. वो एक पावरफुल फैमिली के लास्ट हेयर थे. लास्ट हेयर, यहाँ हेयर का मतलब क्या है कि जो अपने जो पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को वो इनहेरिट करते हैं, उनको हेयर बोलते हैं. मीन्स लास्ट उनके वंश के मेंबर थे. एंड दैट हैड रूल्ड इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज. और जिस फैमिली ने, जिस परिवार ने इजिप्ट पर सेंचुरीज तक रूल किया था, वो और उनका पूरा एम्पायर था, साम्राज्य था, और उनके परिवार ने उस साम्राज्य के ऊपर रूल किया था, और उसके वो आखिरी हेयर थे. देखो वो इम्पोर्टेंट होते हैं, आखिरी हैं, तो इट मीन्स उनके बाद कुछ चेंज आया होगा, तो उन्हीं के रहते हुए चेंज आया होगा. तो वो क्या चेंजेस हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है. ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड. उनको लेड टू रेस्ट, लेड टू रेस्ट मीन्स उन्हें रेस्ट कराया गया. गोल्ड से लेडन मीन्स फिल्ड विद गोल्ड, लदा हुआ उन्हें लिटा दिया गया. एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन, और उन्हें भूल भी गए लोग. सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टूम इन 1922, लेकिन जब से 1922 में उनके टूम की डिस्कवरी हुई थी, द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम. तब से मॉडर्न वर्ल्ड ने उनके बारे में स्पेकुलेट करना, अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया था कि एक्चुअली उनके साथ हुआ क्या, कि वो टीनेज में ही उनकी डेथ हो गई, बहुत कम एज में डेथ हो गई.
विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी, जबकि मर्डर को सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी मानते हैं कि शायद उनका मर्डर हुआ हो, ये उनके बारे में पॉसिबिलिटी, हालांकि अभी तक किसी को नहीं पता। नाउ लिविंग हिज टूम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, और अब जबकि 80 ईयर्स जो हैं हो चुके हैं, तो पहली बार उन्होंने अपने टूम को छोड़ा है। कैसे छोड़ा है? टट हैज़ अंडरगॉन अ सीटी स्कैन, क्योंकि टट जो है उनकी जो बॉडी है उनका सीटी स्कैन हो रहा है। दैट ऑफर्स न्यू क्लूज अबाउट हिज डेथ, लाइफ एंड डेथ, और इस सीटी स्कैन की वजह से उनकी लाइफ और डेथ के बारे में नए क्लूज मिले हैं। क्लूज मीन्स सबूत मिले हैं, नए सिग्नल्स मिले हैं। एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डेटा फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, और ये सीटी स्कैन जो है प्रोवाइड करा रहा है, हमें दे रहा है प्रिसाइज डेटा। प्रिसाइज मतलब बिल्कुल क्लियर, जिससे पता लग सकेगा, ऐसा डेटा प्रोवाइड कर रहा है फॉर एन एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन, जिससे कि एक्यूरेट बिल्कुल ठीक ठाक फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन हो सके। फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन होता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम, और एविडेंस का यूज़ करके हम रिजल्ट्स को, किसी भी इवेंट्स के या किसी भी चीज़ के रिजल्ट्स को पाने की जब कोशिश करते हैं तो उसको बोलते हैं फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन। और मोस्टली जो ये जो डेड बॉडी होती हैं उन्हीं के साथ किया जाता है, मोस्टली ऑफ द बॉयिश फैरो। और किसका फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन? ये जो बॉयिश फैरो था। बॉयिश क्यों कहा है? क्योंकि अभी वो बॉय ही था, वो मैन नहीं बना था। और फैरो मीन्स, फैरो क्या होता है? सुप्रीम रूलर होता है एंशिएंट इजिप्ट का। इजिप्शियंस जो थे वो अपने किंग को, जो सुप्रीम किंग होता था, इसको फैरो बोलते थे। और आप सोच सकते हैं वो इतनी कम उम्र में फैरो बन गया था। तो इस चैप्टर में ये बताया है, मीन्स आपको पहले ही पता लग गया होगा, आप पिक्चर से भी देख सकते हैं कि ये किंग टट की मम्मी के बारे में है। आपको पता है इजिप्ट में ममीज होती हैं, उनकी डेड बॉडी को किसी खास तरह का लेप लगाकर प्रिजर्व रखा जाता था, और मोस्टली ये किंग्स की ही डेड बॉडीज होती थी, क्योंकि आम आदमी इस तरीके से अपनी बॉडी को प्रिजर्व करना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो ये किंग टट जो था, इसकी बॉडी जब से डिस्कवर हुई थी वैली ऑफ किंग्स में, तब से लेकर उनकी मौत के बारे में स्पेकुलेशंस हो रही थी, और अब तक वो स्पेकुलेशंस चल रही हैं। कुछ उनके बारे में फैक्ट्स पता लगे हैं, लेकिन अभी भी जो ये सागा है ये कंटिन्यूस है। सागा कंटिन्यूस मतलब ये जो लॉन्ग टेल है, लॉन्ग स्टोरी है, ये एपिक स्टोरी जो है अभी भी चल रही है। इसलिए चैप्टर को टाइटल दिया गया है डिस्कवरिंग टट, कि टट को डिस्कवर करने की, उनकी खोजबीन करने की जो ये काम है वो अभी तक चल रहा है। ये जो सागा है, ये जो लंबी स्टोरी है, ये अभी खत्म नहीं हुई है, अभी भी उनके ऊपर प्रोब्स चल रही हैं, और अभी तक वो किसी खास नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। जब राइटर ने ये चैप्टर लिखा है, ये 2005 के आसपास उन्होंने लिखा है, तो तब किंग टट के बारे का सीटी स्कैन हुआ था, और उसी को लेकर उन्होंने ये चैप्टर लिखा था। So let's start the chapter. An angry wind stirred up ghostly dust devils as King Tut was taken from his resting place in the ancient Egyptian cemetery known as the Valley of Kings. अब ये जो जब चैप्टर स्टार्ट होता है, बताया है कि किंग टट को किस तरीके से ले जाया गया था सीटी स्कैन के लिए। तो उस टाइम को, उस घटना को वो एक्सप्रेस करें। तो ये अपना राइटर का अपना तरीका है कि किस तरीके से जो मौसम था वो भी बहुत ही ज़्यादा एंग्री लग रहा था, तो उनका डिस्क्राइब करने का तरीका है। एन एंग्री विंड स्टर्ड अप घोस्टली डस्ट डेविल्स, कि ऐसा लग रहा था एक एंग्री विंड चल रही थी और वो स्टर्ड अप, वो हिला रही थी घोस्टली डस्ट डेविल्स। डस्ट हिला रही थी। आपको पता है इजिप्ट में बहुत ज़्यादा रेत होता है, डस्ट होती है, तो वो ऐसा लग रहा था कि जैसे हवा चल रही थी तो वो डस्ट ऊपर उठ रही होगी, तो जैसे गोस्ट, जैसे भूत होता है, ऐसे धूल के डेविल्स को, शैतानों को हवा जैसे जैसे चल रही थी वो उड़ा रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा उड़ रही होगी। एज किंग टट वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस, जैसे ही किंग टट को उनके रेस्टिंग प्लेस से ले जाया गया। रेस्टिंग प्लेस कहाँ था? जहाँ पर उनका टूम था, जहाँ पर उनको वैली ऑफ किंग्स में रखा हुआ था, फ्यूनरल उनका किया हुआ था। इन द एंशिएंट इजिप्शियन सिमेंट्री, जो कहाँ पर रेस्ट कर रहे थे? पुरानी जो इजिप्ट की सिमेंट्री थी, सिमेंट्री मतलब जहाँ पर दफनाया जाता है लोगों को, नोन एज द वैली ऑफ
किंग्स मीन्स शमशान वगैरह जो जगह होती है उसको सीमेंट्री बोलते हैं, और जिसको कि क्या कहा जाता है, वैली ऑफ किंग्स, जो इजिप्ट के राजा जहाँ पर उनकी मम्मियों को दफनाया गया है तो उसको बोला जाता है वैली ऑफ किंग्स। आप पिक्चर भी देख सकते हैं। डार्क बेलीड क्लाउड्स हैड स्कर्टेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई, और उसी समय क्या हो रहा था, डार्क बेलीड क्लाउड्स, बड़े बड़े बेलीड होता है बड़े बड़े पेट वाले या बहुत ही ज़्यादा गहरे क्लाउड्स जो थे, स्कर्टेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई, उन्होंने क्या किया हुआ था, तेजी से भाग रहे थे डेजर्ट स्काई के ऊपर, उस रेगिस्तान के आसमान के ऊपर ऑल डे, एंड नाउ वर व्हीलिंग द स्टार्स, और अब रात के समय मीन्स यहाँ से पता लग रहा है कि कब का समय है, रात को या शाम को ले जाया जा रहा है, और अब क्या कर रहे थे वो क्लाउड्स, व्हीलिंग द स्टार्स, अब वही जो बादल थे वो स्टार्स को ढक रहे थे, कवर कर रहे थे, व्हीलिंग का मतलब कवरिंग इन कास्केट ग्रे, और उसकी वजह से स्टार्स जो है वो कास्केट ग्रे कलर के हो गए थे, थोड़े से ग्रे कलर के हो गए थे। इट वॉज 6 PM, ये शाम को 6 बजे का समय था, ऑन 5 जनवरी 2005, ये 5 जनवरी 2005 की बात है। तो आप देख सकते हैं ये तब राइटर ने आर्टिकल लिखा है। द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस ममी, दुनिया का सबसे जो फेमस ममी है, फेमस क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रोब हो चुके हैं इसकी, ग्लाइडेड हेड फर्स्ट, उसको ग्लाइड किया गया, ग्लाइड का मतलब धीरे से सरकाया गया, मूव्ड स्मूथली, हेड फर्स्ट इनटू अ सीटी स्कैनर, उनको सिर के बल, हेड फर्स्ट मतलब पहले सिर गया, इनटू ए सीटी स्कैनर, सीटी स्कैन की मशीन में, brought here to probe the lingering medical mysteries, जो यहाँ लाई गई थी प्रॉब करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर, किसलिए लाई गई थी, इस थोड़े से कम समझे गए मीन्स जिसको कम जानते हैं लोग, ऐसे यंग रूलर की मिस्ट्रीज को, रहस्यों का पता लगाने के लिए। लिंगरिंग मतलब उनसे जुड़ी हुई जो मेडिकल मिस्ट्रीज है, मेडिकल की मिस्ट्रीज मीन्स जो उनके साथ क्या घटनाएं घटी मेडिकली, उनको पता लगाने के लिए लाई गई थी। हु डाइड मोर देन 3300 ईयर्स एगो, कि जो यंग रूलर जो था, जो यंग शासक जो था, वो 3300 साल पहले मर गया था, उनकी डेथ के बारे में प्रोब करने के लिए, उनसे जुड़ी हुई मिस्ट्रीज का पता लगाने के लिए एक सीटी स्कैनर को लाया गया था, और उसके अंदर 5 जनवरी 2005 को 6 बजे उनका सिर के बल उसमें डाल दिया गया। और ये कब हुआ, ये कहाँ हुआ, एंशिएंट इजिप्टियन सीमेंट्री के पास हुआ था ये, जहाँ पर जिसको कि नाम दिया जाता है वैली ऑफ द किंग्स। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। ऑल आफ्टरनून, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी डिस्क्रिप्शन को। ऑल आफ्टरनून द यूजुअल लाइन ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैड डिसेंडेड इनटू, किस्सा उससे पहले शाम को ये हुआ था, उससे पहले सारी दोपहर बाद का समय तक यूजुअल लाइन लगी हुई थी टूरिस्ट की, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड आए थे, हैड डिसेंडेड इनटू, और वो डिसेंड कर गए थे, नीचे उतर गए थे, इनटू द क्रैम्प्ड रॉक कट टूम, किसके अंदर एंटर कर गए थे, क्रैम्प्ड होता है बड़े नैरो से, भीड़े से, रॉक कट, चट्टान को काट कर बनाए गए टूम के अंदर। टूम क्या होता है, टूम जो होता है एक तरह का मकबरा होता है, कि जिसमें एक बिल्डिंग बना दी जाती है, जिसमें जो डेड लोग होते हैं उनको रखा जाता है, उनकी बॉडी को दफनाया जाता है, तो वो टूम कहा जाता है। मोस्टली जो टूम्स होते हैं वो फेमस लोग या राजे महाराजाओं के ही होते थे, तो वो उनके टूम के अंदर डिसेंड कर गए, सम 26 फीट अंडरग्राउंड, और जो कहाँ कितना अंडरग्राउंड था, 26 फीट अंडरग्राउंड था, टू पे देयर रिस्पेक्ट्स, अपनी रिस्पेक्ट देने के लिए। इसको किंग टट को सबको पता लगा होगा कि उनका प्रोब होने जा रहा है, तो सभी के अंदर नेचुरली क्यूरियोसिटी होगी। दे गेज्ड एट द म्यूरल्स ऑन द वॉल्स, उन सभी ने, जो भी टूरिस्ट लोग आए हुए थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्होंने गेज किया, बड़े ध्यान से देखा, एक तरफ से टकटकी लगाकर देखा, एट द म्यूरल्स ऑन वॉल्स, दीवारों पर जो म्यूरल्स बनी हुई थी। म्यूरल्स क्या होता है, पेंटिंग्स जब दीवारों पर बनाई जाती हैं तो उनको म्यूरल्स बोलते हैं, ऑफ द बरियल चैम्बर, जो उनका दफनाने वाला कमरा था, उसकी दीवारों के ऊपर जो म्यूरल्स बनी हुई थी, उनकी तरफ ध्यान से उन्होंने देखा, एंड पीयर्ड एट
टट्स गाइल्डेड फेस, और किंग टट के जो गाइल्डेड फेस था, गाइल्डेड का मतलब पुता हुआ, कवर्ड विद गोल्ड, गोल्ड से कवर्ड जो फेस था उसकी तरफ पीयर करके देखा, बड़ा झांक कर देखा। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज ममी शेप्ड आउटर कॉफिन लिड, तो ये जो किंग टट का गाइल्डेड फेस था, ये क्या था जिसकी तरफ उन्होंने झांक कर देखा, ये था मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर, सबसे ज्यादा स्ट्राइकिंग मतलब अट्रैक्टिव फीचर था, क्वालिटी थी ऑफ हिज ममी शेप्ड कॉफिन, उनके मम्मी की शेप में बने हुए, मम्मी की शेप वाले जो कॉफिन है उसका आउटर लिड, उसका जो कॉफिन है उसका जो बाहरी लिड था, ढक्कन था, उसका सबसे बढ़िया फीचर क्या था, वो किस शेप का बना हुआ था, मम्मी शेप का, कि अंदर तो मम्मी था ही, बाहर जो उसका कवर था, लिड था, ढक्कन था, उसके ऊपर भी मम्मी की शेप बनी हुई थी, कि अंदर पता चल जाए कि ये कॉफिन कैसा है। कॉफिन क्या होता है, ताबूत होता है जिसमें डेड लोगों को रखा जाता है, लेकिन वो एक आम जैसे लकड़ी का कॉफिन था वैसा नहीं था, उसके बाहर एक पूरा सोने का मम्मी की शेप का एक बनाया हुआ था, एक पिक्चर सी, तस्वीर सी बनाई हुई थी। सम विजिटर्स रेड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर, कुछ विजिटर्स जो वहाँ आए थे, टूरिस्ट जो आए थे, उन्होंने अपनी गाइड बुक्स से, आपको पता है कि हर जगह जाते हैं गाइड बुक्स होती हैं गाइड करने के लिए बाहर वालों को, तो उन्होंने गाइड बुक्स में देखा और इन अ विस्पर, आपस में वो फुसफुसा रहे थे, धीरे धीरे बोल रहे थे। अदर्स स्टूड साइलेंटली, दूसरे लोग चुपचाप खड़े थे, कुछ चुपचाप खड़े थे, कुछ अपनी किताबों में धीरे धीरे बातें कर रहे थे एक दूसरे से। परहैप्स पॉन्डरिंग टट्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स, शायद वो लोग जो चुपचाप खड़े थे वो पॉन्डर कर रहे थे, पॉन्डर करना मतलब बहुत ही गहराई से सोच रहे थे कि टट की जो अनटाइमली डेथ हुई थी, समय से पूर्व जो डेथ हुई थी, इन हिज लेट टीन्स, उनकी जो टीनेज थी, उसकी लेट मीन्स जो 18 के आसपास उम्र थी, उसमें जो उनकी डेथ हुई थी उसके बारे में शायद सोच रहे थे। और वंडरिंग विद द शिवर, या फिर शिवर के साथ, कपी के साथ, एक्साइटमेंट के साथ वो वंडर कर रहे थे, हैरानी हो रही थी उन्हें, वो सरप्राइज थे। इफ द फेरोज कर्स, कि क्या जो फेरोज कर्स है, फेरो का कर्स, कर्स मतलब शाप, क्यों फेरो का कौन सा कर्स था, ये डैश लगा के बताया है, डेथ और मिसफॉर्चून, कि या तो मौत होगी या मिसफॉर्चून होगा, दुर्भाग्य होगा या मौत हो जाएगी, फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब्ड हिम, और ये उनके साथ होगा जो उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे। तो क्या ये जो कर्स है, शाप है, वॉज रियली ट्रू, क्या ये वास्तव में सच था, इस बारे में वो लोग सोच रहे। द ममी इज इन वेरी बैड कंडीशन, मम्मी जो है बहुत बुरी कंडीशन में है। इनके साथ राइटर भी गई होगी और टूरिस्ट के साथ, तब राइटर ने देखा था, तब भी देखा था, और वो डिस्क्राइब भी कर रहे हैं कि किसी ने बोला था, देखो इन्वर्टेड कॉमास में उन्होंने किसी को कहते हुए सुना था, द मम्मी इज इन अ वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920s, सेड जाही हवास, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज, कि इजिप्ट की, मिस्र जो देश है उसकी जो एंटीक्विटीज की, एंटीक्विटीज होता है कि स्टेट ऑफ बीइंग ओल्ड, कोई चीज़ एंटीक है, पुरानी है, उनके लिए या उन चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए कोई वहाँ पर काउंसिल होगी, उसके वो सेक्रेटरी जनरल थे। तो उन्होंने मम्मी को देखते ही कहा कि मम्मी जो है बुरी कंडीशन में है, बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड इन 1920s, जो कुछ 1920s में कार्टर ने किया था उसकी वजह से। अब ये कार्टर कौन है, अब ये बताएंगे कि कार्टर था कौन, कार्टर। और ये उन्होंने कैसे कहा, एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर अ लॉन्ग फर्स्ट लुक, जैसे ही जो ये जाही हवस थे उनका कॉफिन खुला और वो जैसे ही लीन्स झुके बॉडी के ऊपर ताकि एक लंबा पहला लुक उसकी तरफ डाल सके, तो वो देखते ही वो बोले कि मम्मी की हालत बुरी है, जो कार्टर ने उसके साथ 1920s में किया था। 1920s का मतलब है 1921 से लेकर 30 तक जो डेकेड है उसको 1920s बोलते हैं। ये कब, क्योंकि उन्होंने डिस्कवर किया था, आगे बता भी रहे हैं कि कार्टर कौन है, कार्टर हावर्ड कार्टर, कार्टर कौन है, हावर्ड कार्टर, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, दैट इज, ये उनका पूरा नाम है, वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट। ये कौन थे, ब्रिटेन के आर्कियोलॉजिस्ट थे। आर्कियोलॉजिस्ट वो होता है जो पुरानी जगहों या चीज़ों के बारे में पता करते हैं।
हु इन 1922 डिस्कवर्ड किंग टट्स टूम, जिन्होंने 1922 में किंग टट के टूम को डिस्कवर किया था, उन्होंने ही खोजा था। तब तक तो किसी को पता भी नहीं था। आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, और उससे पहले वो सालों तक फ्यूटाइल सर्च कर चुके थे। फ्यूटाइल मतलब व्यर्थ में, बेकार में सर्च कर चुके थे। तब जाकर 1922 में उन्होंने किंग टट के टूम को डिस्कवर किया था। इट्स कंटेंट्स, और इसके जो कंटेंट्स थे, इसका जो सामान था, इसके उनके जो मकबरा था उसका जो सामान था, दो हेस्टली रेंसेट इन एंटिक्विटी, हालांकि उसकी प्राचीनता का पता लगाने के लिए बड़ी ही हेस्टीली, जल्दबाजी में उसको रेंसेक किया गया था, उसकी जांच पड़ताल बड़ी ही हेस्टीली की गई थी। वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, तो भी उसके जो सारा सामान था जो 1922 में डिस्कवर किया गया था, बड़े ही सरप्राइज की बात है कि वो पूरा कंप्लीट था, उसमें से कुछ भी मिसिंग नहीं था। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड, और ये जो सारे सामान हैं ये सबसे ज्यादा रिच रॉयल कलेक्शन है। रिच मतलब सबसे ज्यादा संपन्न या सबसे ज्यादा महंगा रॉयल कलेक्शन है। किसी भी राजा के पास जो भी चीजें मिली हैं सब में महंगा है। एवर फाउंड, जो भी कभी किसी राजा के पास मिला हो। एंड हैव बिकम पार्ट ऑफ द फेरोज लीजेंड, और इस फेरो के लीजेंड का ये एक पार्ट भी बन गया। लीजेंड मीन्स उनकी कहानी का एक हिस्सा बन गया। अब जो सामान उनके टूम में उनको मिला था हावर्ड कार्टर को, और जिसने बड़े ही रिकॉर्ड उसका पेश किया और संभाल कर रखा। स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स इन गोल्ड, क्या क्या मिला उसमें, अब वो बता रहे हैं कि उस कलेक्शन में था क्या, कि बड़े ही आकर्षक स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स थे। आर्टिफैक्ट्स मतलब कलाकारी की चीजें थी, आर्ट्स की चीजें थी। इन गोल्ड, गोल्ड की। देयर इटर्नल ब्रिलियंस, उनका जो इटर्नल ब्रिलियंस था, इटर्नल मतलब ऐसा लग रहा था जो हमेशा ब्रिलियंट रहने वाली थी, शानदार रहने वाली थी। मेंट टू गारंटी रिसरेक्शन, ऐसा लगता था कि इनकी जो शान है, ब्रिलियंस है, जो इतनी अच्छी है, वो रिसरेक्शन देने की, उनको देखने से ही रिसरेक्शन की गारंटी मिल जाती है। रिसरेक्शन होता है द एक्ट ऑफ बीइंग अलाइव अगेन, कि जब हम दोबारा से जन्म लेते हैं या हमें इस जन्म से मुक्ति मिल जाती है, तो ऐसा लगता है वो उनको देखने भर से, इतनी कलाकारी की चीजें थी कि इनको देखने भर से रिसरेक्शन हो जाएगा। caused a sensation at the time of discovery, और इन सारी चीजों ने जब इनकी डिस्कवरी हुई थी 1922 में, तो एक सेंसेशन पैदा कर दी थी। सेंसेशन मतलब दुनिया के अंदर एक वाइड स्प्रेड रिएक्शन पैदा कर दिया था, एक एक्साइटमेंट पैदा कर दी थी। इतनी ज्यादा रिच कलेक्शन था कि तभी जो है किंग टट का जो ये टूम है इतना फेमस हुआ है। आगे और बताएंगे अभी कि क्या क्या चीजें, प्रिसाइजली बताएंगे कि क्या क्या चीजें उनके टूम के साथ मिली थी नेक्स्ट पैराग्राफ में। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और ये जो चीजें हैं उस टाइम तो अटेंशन की थी, लेकिन आज भी उतनी ही अटेंशन पाती है। मीन्स आज भी लोग इनको इतने ही एक्साइटमेंट के साथ देखते हैं। बट टट वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरीडे थिंग्स, लेकिन किंग टट को एवरीडे थिंग्स के साथ भी बरी किया गया था, दफनाया गया था। मतलब आर्टिफैक्ट्स की चीजें ही नहीं थी, एवरीडे थिंग्स भी मिली थी। ही वुड वांट इन द आफ्टर लाइफ, जिसकी उनको आफ्टर लाइफ में जरूरत पड़ने वाली थी। आफ्टर लाइफ का मतलब जब इस दुनिया से आदमी की डेथ हो जाती है, उसके बाद वो जहाँ जाता है उस लाइफ में, वो मानते थे कि एक आफ्टर लाइफ होती है वो लोग उस समय, तो उन्हें लगता था कि राजा को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली थी। क्या क्या चीज़ें थी वो एवरीडे थिंग्स, कौन सी थी? बोर्ड गेम्स, जैसे बोर्ड के गेम्स होते हैं, चेस होता है, लूडो होता है, इस तरह के गेम्स थे। अ ब्रोंज रेजर, एक ब्रोंज का रेजर था, उस तरह था, ब्रोंज मतलब कांसे का, उस तरह। लिनन अंडर गारमेंट्स, लिनन का कपड़ा आपको पता है महंगा होता है, उसके अंडर गारमेंट्स भी लिनन के थे। केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, और खाने के और वाइन के डिब्बे भी उनके साथ रखे हुए थे, जिनकी ज़रूरत उनको आफ्टर लाइफ में पड़ने वाली थी। तो इस तरीके से देखें कि वो किस तरह से अपने राजा को दफनाते थे और क्या सामान उनके साथ वो रख देते थे। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फेरोज funerary treasures, Carter began investigating his 3 nested coffins। कि महीनों तक तो जब उसका डिस्कवर हुआ था, उन्होंने डिस्कवर किया, तो महीनों तक तो उन्होंने केयरफुली, सावधानी से उन सम्राट के फ्यूनररी ट्रेजर्स को
रिकॉर्ड किया। फ्यूनरेरी ट्रेजर्स का मतलब जो फ्यूनरल के समय, संस्कार के समय, उनके अंतिम संस्कार के समय जो ट्रेजर, जो भी खजाना था, खजाना मतलब जो भी सामान उनके साथ महंगा सामान रखा गया था, पहले तो उसको बड़ी ही सावधानी से रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने का मतलब उसकी एक लिस्ट बनाई। कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज 3 नेस्टेड कॉफिन्स, और तब जाकर आफ्टर दैट कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग, कार्टर ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, जांच पड़ताल करनी, छानबीन करनी शुरू की उनके जो 3 नेस्टेड कॉफिन्स थे, उनके जो आपस में जुड़े हुए 3 कॉफिन थे। वो एक्चुअली एक कॉफिन में नहीं था, एक ताबूत में नहीं था, बल्कि जुड़े हुए एक के अंदर एक 3 कॉफिन्स थे। ओपनिंग द फर्स्ट ही फाउंड ए श्राउड, पहले को जब उन्होंने खोला तो उन्हें एक श्राउड मिला। एक श्राउड क्या होता है? एक ऊपर का कोई कोट वगैरह होता है या ऊपर का कपड़ा होता है, यहाँ यह लगेगा जो कफन वगैरह होगा वो मिला। अडोन्ड विद गार्लैंड्स ऑफ विलो एंड ओलिव लीव्स, और जो अडोन्ड में सजा हुआ था गार्लैंड से, माला से, ऑफ विलो एंड ओलिव लीव्स, विलो का जो पेड़ होता है और ओलिव का जो पेड़ होता है उसके पत्तों की माला बनाई हुई थी, और उससे उनका जो श्राउड था, कफन था, उसको सजाया हुआ था। तो पहले कॉफिन को खोलने पर तो उन्हें ये मिला वाइल्ड सेलरी, और क्या क्या चीज़ें रखी हुई थी वहाँ पर? जंगली जो ये पौधा होता है सेलरी, वो लोटस की पेटल्स थी, कमल की पंखुड़ियाँ थी, एंड कॉर्न फ्लावर्स, और मक्के के फूल थे। द फेडेड, अब यहाँ इन चीज़ों से द फेडेड एविडेंस, इससे फेडेड मीन्स धुंधला सा, हल्का सा एविडेंस मिलता है, सबूत मिलता है ऑफ ए बरियल इन मार्च और अप्रैल, कि उनको मार्च या अप्रैल में दफनाया गया होगा, कि उनका जो अंतिम संस्कार हुआ होगा या लास्ट में जब उनको दफनाया होगा तो वो मार्च या अप्रैल होगा, क्योंकि ये जो पौधे होते हैं या फूल होते हैं ये मार्च या अप्रैल के अंदर ही वहाँ पर होते होंगे। व्हेन ही फाइनली रीच द ममी, और जब वो आखिर में मम्मी तक पहुँच गए, मीन्स आखिरी उन्होंने कॉफिन खोल लिया, दो ही रैन इनटू ट्रबल, हालांकि वो उस समय ट्रबल में पड़ गए, वो मुसीबत में पड़ गए। क्यों पड़ गए? द रिचुअल रेजिन्स हैड हार्डन्ड, जो रिचुअल के तौर पर, जो वहाँ रिवाज के तौर पर रेजिन्स मीन्स जो कोई लेप लगाया गया था जिसके उनको प्रिजर्व रखने के लिए, वो हार्डन हो गया था, वो कठोर हो गया था। सीमेंटिंग टट टू द बॉडी ऑफ ए सॉलिड गोल्ड कॉफिन, जिसकी वजह से टट जो है सीमेंट हो गया था, सीमेंट की तरह जुड़ गया था बॉटम ऑफ ए सॉलिड गोल्ड कॉफिन। और कहाँ से चिपक गया था? उनका जो सॉलिड गोल्ड कॉफिन बना हुआ था, मीन्स पूरे गोल्ड का, ठोस गोल्ड का, सोने का जो कॉफिन था, ताबूत था, उसकी तली से उनकी बॉडी सीमेंट की तरह चिपक गई थी। क्यों चिपक गई थी? क्योंकि जो रेजिन्स होंगी वो कभी पिघली होंगी और कभी फिर से जम गई होंगी, और उसकी वजह से वो हार्ड होकर जो किंग टट की बॉडी थी वो कॉफिन से चिपक गई थी। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, और कोई किसी भी तरह का लेजिटिमेट फोर्स लगाकर, लेजिटिमेट का मतलब क्या है? जो भी संभव हो सके, जो भी जायज़ हो, ऐसा फोर्स लगाकर उसको मूव नहीं किया जा सकता था, कि किसी भी तरह का जायज़ ताकत की मात्रा उसको हिला नहीं सकती थी। गलत तरीके से हिला कर उसको हटा सकते थे, लेकिन सही तरीके की कोई भी फोर्स उसे नहीं हिला सकती थी। गलत सही फोर्स का क्या मतलब? जिससे उनकी बॉडी को नुकसान हो सकता था, ऐसी फोर्स से तो हो सकता है वो हट जाए, लेकिन ऐसी फोर्स से नहीं हट सकता था जिससे कि उनकी बॉडी को नुकसान ना पहुँचे। कार्टर रोट लेटर, बाद में कार्टर ने इस बारे में लिखा भी, व्हाट वाज टू बी डन, कि ये भी इन्वर्टेड कॉमास में, ये भी कार्टर की लाइन है और ये भी कार्टर की लाइन है, कि क्या किया जा सकता था, क्योंकि अगर कोई भी जायज़ ताकत लगाते तो उनको हिला ही नहीं सकते थे। इसका मतलब क्या? उन्होंने नाजायज़ ताकत लगा दी, यानी कि उनकी बॉडी के साथ उन्होंने कुछ छेड़खानी की, और उसकी वजह से तभी तो जाही हवस ने कहा कि मम्मी जो है वो बुरी कंडीशन में है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वाई वॉज मम्मी इन ए वेरी बैड कंडीशन, और उनके पास कोई चॉइस थी नहीं शायद, इसी वजह से वो अपना पक्ष रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब देखिए ये जो है ये अफ्रीका के अंदर, यहाँ पर इजिप्ट है, लेट मी शो यू, ये यहाँ पर ये अफ्रीका है कॉन्टिनेंट, यहाँ पर इजिप्ट है। आप अगर इस तरीके से देखेंगे तो, और यहाँ पर इसके अंदर, इस इजिप्ट के अंदर ये वैली ऑफ
किंग्स। यहाँ पर ये वैली ऑफ किंग्स है, आप यहाँ देख सकते हैं ये एरिया जो है वैली ऑफ किंग्स है, इसी का फोटो है। सो लेट्स मूव ऑन। ये आपकी जो नोटबुक है उसके अंदर ये पिक्चर दी हुई है। द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट। अब बता रहे हैं कि क्या क्या किया, डिटेल में बता रहे हैं कि कार्टर ने क्या किया कि सन जो था एक हैमर की तरह, हथौड़े की तरह बीट डाउन कर सकता था, वार कर सकता था इस इजिप्ट के फार साउथ में। मीन्स इतनी तेज धूप पड़ती थी। एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन द रेजिन्स। और कार्टर ने कोशिश की कि रेजिन्स को, उस लेप को लूज करने के लिए वो इस सन की हीट का यूज करेंगे। तो फॉर सेवरल आवर्स ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन। कई घंटों तक उन्होंने मम्मी को चमकती हुई सनशाइन में सेट करे रखा, धूप में रखा। दैट हीटेड इट टू 149 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसकी वजह से मम्मी 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हीट हो गए। नथिंग बज्ड, लेकिन हिला कुछ भी नहीं। नथिंग मूव्ड, ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट। बाद में बड़े ही, जैसे साइंटिफिक लोग होते हैं डिटैच्ड होते हैं, उनमें भावनाएं कम होती हैं, इस तरह की डिटैचमेंट के साथ उन्होंने कहा दैट द कंसोलिडेटेड मटेरियल हैड टू बी चीजल्ड अवे। देखो वो मटेरियल कह रहे हैं उनकी डेड बॉडी को कि जो कंसोलिडेटेड मटेरियल था, जो कंबाइंड मटेरियल था, हैड टू बी चीजल्ड अवे, उसको चीजल अवे करना पड़ा। चीजल अवे मतलब उसको काट कर दूर करना पड़ा फ्रॉम बीनीथ द लिम्स। उनके जो लिम्स थे, बॉडी पार्ट्स थे, उनके नीचे से उनको काटना पड़ा, क्योंकि वो कॉफिन से चिपक गया था। तो हर एक हिस्से को पहले तो उसकी बॉटम से अलग करना पड़ा, तली से अलग करना पड़ा, एंड ट्रंक, और ट्रंक से भी अलग करना पड़ा, उनके धड़ से भी अलग करना पड़ा, बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन। इससे पहले कि ये पॉसिबल हो पाता कि राजा के जो रिमेन्स थे, बॉडी पार्ट्स थे, उनको रेज किया जा सकता, उस कॉफिन से उठाया जा सकता, इससे पहले उनके हर एक लिम्ब को और ट्रंक को उसकी बॉटम से अलग करना पड़ा। तो ये उन्होंने कहा डिटैचमेंट के। ये क्यों कहा है? क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें कोई अटैचमेंट ही नहीं थी, वो उसको मटेरियल बोल रहे हैं, इस वजह से कहा साइंटिफिक डिटैचमेंट, क्योंकि वो तो उनको प्रॉब करने वाले थे, उनके लिए तो ये एक मटेरियल ही था जिसको वो प्रॉब करने वाले थे। इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। और अगर हम कार्टर के डिफेंस में कहें, बचाव में कहें, तो कार्टर के पास वास्तव में ही चॉइस ही नहीं थी, उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। लिटिल चॉइस मतलब नो चॉइस। इफ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री, अगर उन्होंने मम्मी को काट कर अलग नहीं किया होता, थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सर्कमवेंटेड द गार्ड्स, तो पक्का चोरों ने गार्ड को धोखा दे दिया होता। वहाँ जो गार्ड्स लगे होते हैं, जो वहाँ पर चौकीदार वगैरह होते हैं, उनको वो सर्कमवेंट कर देते, आउटविट कर देते, उनको स्मार्टनेस से धोखा दे देते, एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड, और इसके गोल्ड को पाने के लिए इसको रिप इट अपार्ट, उसको फाड़ देते, उसको टीयर अवे कर देते। इन टट्स टाइम द रॉयल्स वर फैबुलसली वेल्दी, क्योंकि राजा के समय जो रॉयल्स थे, सॉरी किंग टट के समय जो रॉयल लोग थे, रॉयल मतलब जो राज परिवार के लोग थे, वर फैबुलसली रिच, फैबुलसली मतलब एक्सट्रीमली रिच, वेल्दी थे। एंड दे थॉट, और वो सोचते थे, और हॉट या कह सकते हैं, या फिर उन्हें आस थी, दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम, और मानते थे कि वो अपने साथ अपने रिचेस को, रिचेस मतलब अपनी जो वेल्थ थी, धन दौलत थी, उसको भी ले जा सकते थे, फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड। और इसी वजह से उस महान भगवान की यात्रा पर निकलने के लिए किंग टट वॉज लैविश्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स, किंग टट को लैविश कर दिया गया था, उनको बिल्कुल ला दिया गया था, भर दिया गया था ग्लिटरिंग गुड्स से, चमचमाती चीज़ों से, प्रीशियस कॉलर्स, महंगे बेशकीमती कॉलर्स थे। कॉलर्स मतलब जो गर्दन के चारों ओर हम लगाते हैं कॉलर वगैरह, उनका, उनसे। इनलेड नेकलेसेस, इनलेड अंदर ही अंदर बनाए हुए नेकलेसेस, गले के हार, ब्रेसलेट्स, हाथ के जो ब्रेसलेट होते हैं उनसे, रिंग्स के साथ अंगूठियां भी उनको पहनाई गई थी, क्योंकि उनका मानना था कि वो अपनी इन संपत्तियों को अपने साथ ले जा सकते थे। एमुलेट्स होता है प्रोटेक्शन के लिए, कोई वो जैसे वो पुराने टाइम में लड़ाई पर जाने से पहले कवच वगैरह पहनते हैं, वो सेरेमोनियल एप्रन, एक सेरेमनी के तौर पर
संस्कार के तौर पर पहनाया गया ऊपर का एप्रन, सैंडल जूते वगैरह, शीट्स फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज, उनकी उंगली और पैरों की उंगलियों और हाथों की उंगलियों के लिए शीट्स, कवर वगैरह। एंड नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन मास्क, और अब जो आइकन बन गया है, बिल्कुल फेमस हो गया है, अंदर का कॉफिन, जो बिल्कुल अंदर वाला सोलिड गोल्ड का कॉफिन था, एंड मास्क, और जो मास्क था, मास्क मतलब जो बाहर कॉफिन के बाहर जो उनका चेहरा पोत कर बनाया गया था, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, ये सारी चीजें प्योर गोल्ड की थी। टू सेपरेट टट फ्रॉम हिज अडोर्नमेंट्स, और टट को उनके अडोर्नमेंट्स से, अडोर्नमेंट्स में सजावट के सामान से सेपरेट करने के लिए कार्टर्स मैन रिमूव द ममीज हेड, कार्टर के आदमियों ने मम्मी मतलब किंग टट का जो मम्मी था, डेड बॉडी थी, उनके सिर को रिमूव किया, हटाया। क्यों? क्योंकि उनके नेकलेस वगैरह निकालने थे, वो नहीं निकाल देते तो चोर हो सकता था, निकाल सकते थे, तो उनको भी निकाल कर रिकॉर्ड करना जरूरी था। सीवियर नियरली एवरी मेजर ज्वाइंट, और उन्होंने लगभग हर मेजर ज्वाइंट को सीवियर किया, कट किया। वंस दे हैड फिनिश्ड, और अब जब वो एक बार उनका काम पूरा हो गया रिकॉर्डिंग का, या वो सामान उन्होंने इकट्ठा कर लिया, दे रीअसेंबल द रिमेन्स, उन्होंने किंग टट के रिमेन्स को, उनके बॉडी पार्ट्स को रीअसेंबल कर दिया, फिर से कंबाइन कर दिया ऑन अ लेयर ऑफ सैंड, एक डस्ट की लेयर के ऊपर, एक सैंड की लेयर के ऊपर, मिट्टी की उन्होंने एक लेयर परत बना दी उसके ऊपर, इन ए वुडन बॉक्स, और अब उसकी जगह उन्होंने जो कॉफिन लिया वो एक वुडन कॉफिन था, विद पैडिंग दैट कंसील्ड द डैमेज, और जहां भी उनकी बॉडी में डैमेज हुई थी उसमें के लिए उन्होंने पैडिंग डाल दी। पैडिंग मतलब कोई ऐसी भरने के लिए, जो डैमेज चीज़ है उसको भरने के लिए जो पैडिंग वगैरह डालते हैं, पैड वगैरह से भर देते हैं। द बेड वेयर टट नाउ रेस्ट, और अब ये वही बेड है जहां पर किंग टट रेस्ट कर रहा है। अब वो उस गोल्ड कॉफिन में रेस्ट नहीं कर रहा, बल्कि किस में कर रहा है? उस लकड़ी के कॉफिन में रेस्ट कर रहा है, और यहीं से अब उसको सीटी स्कैन के लिए ले जाया गया है, क्योंकि वो सारा काम तो 1922 में हो गया था। अब ये बता रहे हैं कि उस समय कार्टर के लिए इम्पोर्टेंट क्या था? कार्टर के लिए इम्पोर्टेंट था कि उनके सामान को रिकॉर्ड करना। अब क्या बता रहे हैं कि नहीं, अब लोगों को समझ आया उनके बारे में जानना और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी बात को इस पैराग्राफ में कह रहे हैं, आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज सब्सटेंशियली, कि जो आर्कियोलॉजी है, पुरानी चीज़ों के बारे में जानने का जो साइंस है, हैज़ चेंज सब्सटेंशियली, वो काफ़ी हद तक वो बदल गई है। सब्सटेंशियली मतलब बहुत ही ज़्यादा बदल गई है। इन द इंटरवीनिंग डेकेड्स, ये जो इंटरवीनिंग डेकेड्स हैं, बीच के जो साल हैं, 2005 से 1922 के बीच में जो साल हैं, उन साल दशकों में, डेकेड होता है 10 सालों का एक ग्रुप, तो उन ईयर्स के दौरान काफ़ी बदल गई आर्कियोलॉजी, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ। अब फोकस किस पर हो गया आर्कियोलॉजी का? पहले होता था सामान के ऊपर, लेस ऑन ट्रेजर, लेकिन अब फोकस ट्रेजर के ऊपर लेस हो गया है, मोर ज़्यादा किस पर हो गया है? फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ, लाइफ की जो डिटेल्स हैं, जीवन के जो घटनाओं का वर्णन है, उन पर वो ज़्यादा फैसिनेट करता है, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। अब आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उनका ध्यान इन चीज़ों पर हो गया, अब सामान के ऊपर नहीं रहा, लाइफ की मिस्ट्री के ऊपर ज़्यादा हो गया है। एंड इंट्रीगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, और मौत की जो मिस्ट्रीज है, रहस्य हैं, इंट्रीगिंग मतलब मिस्टीरियस जो रहस्य हैं, उनके ऊपर अब फोकस ज़्यादा हो गया। मीन्स 1922 में तो इम्पोर्टेंट क्या था? उनके साथ जो सामान है, उस सामान को ज़्यादा स्टडी करते थे। अब किसको स्टडी करते हैं? कि उनका हिस्ट्री पता लग जाए, उनकी लाइफ और डेथ के बारे में पता लग जाए, ताकि एक इतिहास का बहुत अच्छे से पता लगे। क्योंकि तब सामान का तो पता लग गया, लेकिन ये नहीं पता लगा कि किंग टट की डेथ कैसे हुई। अब जो है लोगों की, आर्कियोलॉजिस्ट की रुचि इसमें बढ़ गई है, और फिर इंटरेस्ट जगह कि पता लगना चाहिए कि किंग टट की डेथ का कारण क्या था, कि जो इतनी कम उम्र में उनकी डेथ हो गई, और उनका जो पूरा का पूरा परिवार था, उनकी जो डायनेस्टी थी, वो भी खत्म हो गई। इट ऑल्सो यूजेस मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, और ये जो आर्कियोलॉजी है अब पहले से ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टूल्स का भी यूज़ करी है। सोफिस्टिकेटेड मतलब और भी ज़्यादा मॉडर्न टूल्स का यूज़ करी है, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी।
अब वो मेडिकल टेक्नोलॉजी का यूज़ करिए। देखिए पहले 1922 में कार्टर ने कहा एक चीज़ल ली थी, एक छोटा सा खुरपा टाइप लिया था और उसको यूज़ किया था, और अब कहाँ पर मेडिकल टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करें। आपको पता है सीटी स्कैन का यूज़ कर रहे हैं। तो इतना ज़्यादा चेंज हो गया है आर्कियोलॉजी को डील करना। इन 1968 और इससे पहले 2005 में तो सीटी स्कैन हुआ है। 1968 में मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, कार्टर की खोज के 40 साल से भी ज़्यादा हो गए थे तब, एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड द ममी, एक एनाटॉमी के प्रोफेसर ने, एनाटॉमी क्या होता है, ये जो बॉडी स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करता है ऐसा प्रोफेसर, जो कि कौन सा बॉडी पार्ट क्या फंक्शन करता है, कैसे बॉडी पार्ट्स होते हैं, कैसे बॉडी में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो वो एनाटॉमी का प्रोफेसर था। उसने एक्सरेड द ममी, उसने 1968 में मम्मी का एक्सरे किया एंड रिवील्ड ए स्टार्टलिंग फैक्ट, और एक स्टार्टलिंग फैक्ट उन्होंने रिवील किया, एक चौंकाने वाला फैक्ट उन्होंने बताया, बीनीथ द रिब्स। और क्या फैक्ट बताया? स्टार्टलिंग मतलब बिल्कुल सरप्राइजिंग। बीनीथ द रेजिन दैट केक हिज चेस्ट, कि वो जो रेजिन है, वो जो लेप है, जो उसके नीचे जिस रेजिन की वजह से उनकी जो छाती थी वो चिपकी हुई थी, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग, कि उनकी जो ब्रेस्ट बोन थी और फ्रंट रिब्स थे वो मिसिंग थे, वो थे ही नहीं। तो जब सारी बॉडी थी तो उनकी जो छाती की हड्डियां थी और उनकी पसलियां थी वो कहाँ चली गई? तो ये बड़ा ही चौंकाने वाला फैक्ट था कि जब सारी बॉडी प्रिजर्व्ड है तो वो चीज़ें कहाँ थी। तो ये 1968 में पता लगा, और तब जाकर लोगों को एहसास हुआ कि उनकी डेथ के बारे में पता लगना चाहिए। उसके बाद इस स्टडी को और भी ज़्यादा किया गया, और 2005 में तो इनका अब सीटी स्कैन हुआ है। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कि आजकल 2005 में जब ये लिखा गया तब की बात है कि जो डायग्नोस्टिक इमेजिंग, डायग्नोस्टिक मतलब डायग्नोस करने के लिए, पता लगाने के लिए, डिजीज़ का पता लगाने के लिए जो इमेज ली जाती हैं, जो पिक्चर्स ली जाती हैं, या जैसे एक्सरे वगैरह है, कैन बी डन विद कंप्यूटेड टोमोग्राफी। अब वो सीटीज के द्वारा होते हैं, और सीटी की फुल फॉर्म है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इसका मतलब होता है कि इसमें रेडियोग्राफी होती है एक्सरे की तरह, लेकिन उसमें एक 3 डायमेंशनल इमेज होती है। बहुत सारी इमेजेस को कंप्यूट करके एक इमेज बनाई जाती है जो 3D इमेज होती है। तो वो क्या होती है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी से इमेज ली जाती हैं, बाय विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर। इसी को एक्सप्लेन किया गया है कि जिसमें क्रॉस सेक्शन में आर पार के, एक साइड से दूसरी साइड के हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज को, एक्सरे जैसे एक ही डायमेंशन में लिया जाता है तो वो हर डायमेंशन से लिए जाते हैं सैकड़ों की संख्या में एक्सरे, और उनको इकट्ठा किया जाता है लाइक स्लाइसिस ऑफ ब्रेड, जैसे ब्रेड के टुकड़े होते हैं। आप देखते हैं ब्रेड का एक स्लाइस जो होता है वो कैसा होता है, जैसे कि कोई स्क्वायर हो, लेकिन जब उसको जोड़ दिया जाता है सारे स्लाइसिस को तो वो क्या बन जाता है? एक बॉक्स की शेप ले लेता है और 3D बन जाता है। तो इसी तरीके से अलग अलग एक्सरे लेके उसकी एक 3D इमेज बना दी जाती है टू क्रिएट ए 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी, ताकि एक 3 दिशा वाली वर्चुअल बॉडी बनाई जा सके। व्हाट मोर वुड अ सीटी स्कैन रिवील ऑफ टच, इससे ज़्यादा और क्या पता लगा सकता था एक सीटी स्कैन टच के बारे में देन द एक्सरे, कि एक्सरे से ज़्यादा अब क्या बताने वाला था सीटी स्कैन? यही मिस्ट्री की बात थी। एंड कुड इट आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस, और क्या जो ये 2 बड़े सवाल हैं क्या ये उनका जवाब दे देगा? स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, जो अभी भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, क्या उन सवालों का ये जवाब दे देगा? कौन से सवाल हैं? हाउ डिड ही डाई, कि वो कैसे मरे, एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। कि 2 सवाल कौन से हैं जो पता नहीं है लोगों को, कि वो कैसे मरे, उनकी डेथ कैसे हुई, मर्डर था या वो बीमारी से मरे, हाउ ओल्ड वॉज ही, और उनकी एक्चुअल एज क्या थी जब उनकी मौत हुई थी, और मौत का कारण क्या था। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट पार्ट. We will do the second part in our next video. So till then, bye bye.